नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी 360। मैं हूं मनीषा गुप्ता और हर घंटे नई खबर यहां पर ईरान, इजराइल, यूएस को जो लॉन्च है उसके यहां पर द्वारा आती हुई नजर आई है। एक रिस्क प्रीमियम ऑलरेडी यहां पर कमोडिटी बाजार में बन चुका था, लेकिन अब जिस तरह की खबरें हैं उससे काफ़ी वॉलेटाइल मूव्स फिलहाल यहां पर बनते हुए नजर आए हैं। फिर चाहे वो कच्चा तेल है या फिर सेफ हेवन बैंक सोने चांदी में नजर आई है। हल्का सा गिरावट जो यहाँ पर डॉलर इंडेक्स में देखने को मिला है। ये सभी मार्केट्स काफ़ी हद तक यहाँ पर वॉलेटाइल हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जिस तरह से यहाँ पर खबरें आती नजर आ रही हैं उन सब का इम्पैक्ट भी हमने यहाँ पर बनता हुआ देखा है। हमारे साथ इन सब पर बात करने के लिए मेटल फोकस के प्रिंसिपल कंसल्टेंट साउथ एशिया चिराग शेठ हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सतीश गोयल, नट्स एंड ड्राई फ्रूट काउंसिल के फाउंडिंग मेंबर रविंद्र मेहता हैं और एंजल वन के डीवीपी प्रथमेश माल्या भी हैं हमारे पास। सबसे पहले शुरुआत यहाँ पर सोने चांदी के साथ कर लेते हैं और शुरुआत यहाँ पर जोरदार तेजी के साथ हुई है। चिराग, अगर हम ओवरऑल लॉन्गर टर्म यहाँ पर देखें और अब ये लगने लगा है कि ये थोड़ा लंबा चल सकता है, जिस तरह का वेस्ट एशिया में हमने ये एस्केलेशन देखा है, कैसे देखते हैं आप गोल्ड प्राइसेस का रिएक्शन? यहाँ से ऑल टाइम हाइस पर जाता हुआ नजर आ रहा है, सेफ हेवन बाइंग यहाँ पर अच्छी खासी है, किस तरह के प्राइस मूव्स आप बनता हुआ देख रहे हैं? दुबई में अच्छे खासे प्रीमियम पे अब यहाँ पर सोना कारोबार कर रहा है, एक ओवरऑल सेंस यहाँ पर क्या नजर आती है? अब देखिए मनीषा, ये एक चीज है कि काफी टाइम से अब एक वाइडर मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट का एक रिस्क बढ़ते जा रहा था और हम अब ये होते हुए दिखाई दे रहा है। तो एक्चुअली अब ये है कि गोल्ड विल बिहेव एज अ सेफ हेवन एसेट, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई भी एक वाइड स्प्रेड जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट में दो तीन सिनेरियो हो सकते हैं। एक है कि फ्लाइट ऑफ कैपिटल टुवर्ड्स डॉलर जा सकता है, दूसरा है फ्लाइट ऑफ कैपिटल टुवर्ड्स गोल्ड जा सकता है। हालांकि चूंकि ये कॉन्फ्लिक्ट मिडिल ईस्ट में हो रहा है तो ऑयल भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो प्ले आउट होगा। तो जिस हिसाब से एस्केलेशन मैट्रिक्स या एस्केलेशन लैडर जिस हिसाब से अगले कुछ दिनों में हमको बढ़ते हुए दिखाई देगा, उस हिसाब से हमको गोल्ड के दामों में भी इंपैक्ट आते हुए दिखाई देगा। मेरा मानना है कि अब यहाँ पे कोई भी प्राइस व्यू देना थोड़ा अनरियलिस्टिक होगा, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट किस हिसाब से बढ़ती है, कॉन्फ्लिक्ट किस हिसाब से एस्केलेट होती है, उसके हिसाब से प्राइस व्यू होगा। देखिए, हम अभी भी मानते, जैसे हमारा जो ओरिजिनल हाउस व्यू था कि इस साल के अंत तक गोल्ड $6,000 तक देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर यहाँ पे टेंशन और ज्यादा एस्केलेट हो जाते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि शायद ये कॉन्फ्लिक्ट एक आध महीने चल सकता है, तो शायद आपको $6,000 2-3 महीने में देखने को मिल सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि फिलहाल एक प्राइस व्यू देना बहुत ही डिफिकल्ट है। हालांकि इट विल ऑल डिपेंड अपॉन हाउ द एंटायर कॉन्फ्लिक्ट पैन्स आउट। चिराग, लेकिन आप कहेंगे इवन बिफोर हमने यहाँ पर ये वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट आता हुआ देखा था, कुछ लोगों का ये मानना था कि एक बहुत बड़ी करेक्शन यहाँ पर सोने में देखने को मिल पाएगी, शायद 4500 4000 तक के भी लेवल आएंगे। वो सारे जो सिनेरियो वो सब प्ले आउट हो रहे थे उस टाइम पे, वो अब यहाँ पर बनते हुए नजर नहीं आ रहे। जिस तरह की स्थिति है, आप 6000 की बात कर रहे हैं, हम पिछले 2 दिन से काफ़ी सारे एनालिस्ट और एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं जिनके व्यूज़ अब यहाँ पर चेंज होते हुए नजर आए हैं। 6500, 7000, 8000, 10,000, 12,000 तक के भी लेवल्स अगले 2-3 सालों में अब लोग यहाँ पर प्ले आउट होता हुआ देख रहे हैं। आप कहेंगे जो ये ओवरऑल स्ट्रक्चरल बुलिशनेस है यहाँ पर जारी रहेगी और एक बहुत बड़ी करेक्शन अब शायद यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी नहीं है? हाँ, देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है कि इन स्तरों पे अभी या इन सिचुएशन पे यहाँ पे कोई बहुत बड़ा करेक्शन शायद आते हुए नहीं दिखाई देगा। और जैसे मैंने कहा, क्योंकि अब ऑयल एट प्ले है, तो ये हम जानते हैं कि ऑयल अब बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज से लिंक्ड है, इन्फ्लेशनरी नेचर है। तो अगर ऑयल के दाम $100 हो जाते हैं तो इसका एक इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे भी होगा, इसका इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पे होगा। तो शायद हम जो गोल्ड की बात करें, $6,000, $7,000, सारे बेमायने रह जाएंगे। तो मैं कहूंगा कि अगले 1-2 महीने तक जिस हिसाब से कॉन्फ्लिक्ट प्ले आउट होता है, ऑयल पे क्या इम्पैक्ट होता है, ऑयल सप्लाईज पे क्या इम्पैक्ट होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमने ऑलरेडी गोल्ड में काफी मार्केट्स में अब हमने देखा है, मनीषा, आज सुबह से जो मैं बात कर रहा था काफी सारे डीलर से, कि प्रीमियम्स भी गोल्ड में बहुत ही ज्यादा शूट अप हो चुके हैं। जैसे इंडिया मार्केट की अगर हम बात करें तो -$80 डिस्काउंट था, अब वो सुनाई दे रहा है कि -$30 डिस्काउंट है। मिडिल ईस्ट में प्रीमियम कम से कम $15 से $20 चल रहा है। तो अब इट्स अ वेरी वेरी एक्टिव एंड फास्ट चेंजिंग मार्केट। एक्चुअली मैं उसी पर नेक्स्ट आना चाहती थी चिराग। जैसे आपने कहा कि मिडिल ईस्ट में
दुबई में मैं ज्वेलर से बात कर रही थी, उनका भी यही मानना है कि अच्छा खासा प्रीमियम अब एक ही दिन में यहाँ पर जोरदार तरीके से बनता हुआ नजर आया है। ऑफ कोर्स काफ़ी सारी दुबई की मार्केट्स वहाँ पर बंद हैं, स्टॉक मार्केट बंद है, होलसेल गोल्ड की दुकानें भी वहाँ पर काफ़ी हद तक बंद हैं। तो एक असमंजस वाली स्थिति है जिसके बीच में हमने सोने के प्राइसेस बढ़ते हुए देखे हैं। इंटरेस्टिंगली चाइना की तरफ से कोई बहुत बड़ी स्टेटमेंट नहीं आई है। जो बाकी एशियन मार्केट्स हैं जैसे कोरिया, कतर, हमने इनिशियली देखा था यहाँ पर सोने के प्रीमियम्स बढ़ते हुए। एज ऑफ नाउ यहाँ पर किस तरह की स्थिति है और क्या बाइंग है एक ऐसे समय में जहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट रेजिंग है जिसके बारे में किसी को नहीं पता कि अगले हफ्ते या अगले कुछ दिनों में क्या होने वाला है। इस बीच वहां पर गोल्ड प्रीमियम्स कैसे हैं? देखिए, जैसे आपने कहा कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि दुबई में काफी सारे मार्केट्स बंद है, गोल्ड सूक बंद है। इनफैक्ट मैं कुछ डीलर से बात कर रहा था तो वो भी है कि जो ऑर्डर्स दिए हुए थे इंपोर्ट्स के लिए, वो सारे अब डिलीवर नहीं हो रहे क्योंकि फ्लाइट्स बंद है। तो जरूर एक मार्केट में टाइटनेस जरूर आ गई, और क्योंकि जब जब ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो लोगों का जो पैसा है वो सबसे पहले गोल्ड की तरफ या सेफ हेवन एसेट की तरफ बढ़ता है। तो मैं कहूंगा फिजिकल बाइंग अभी भी स्ट्रांग है, ऑनलाइन बाइंग हो रही है वहां पे, बट फिलहाल इतनी सप्लाई नहीं है, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि प्रीमियम्स काफी सारे मार्केट्स में मिडिल ईस्ट में शॉर्ट अप हो चुके हैं। और ये क्या रेंज है? $15-20 तो आपने यहाँ पर दुबई का ही बताया, क्या क्रॉस मार्केट्स इस तरह के प्रीमियम्स हैं? मनीषा, ये बहुत ही डिफिकल्ट है फिलहाल बताना क्या चल रहा है, बट काफी सारे मार्केट्स में अगर हम देखें तो $5 से लेके $20 के बीच में प्रीमियम्स चल रहे हैं। चिराग, फाइनल सवाल इंडियन मार्केट्स पे। यहाँ पर एज ऑफ नाउ ऑफ कोर्स कोई यहाँ पर इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन जिस तरह की स्थिति यहाँ पर प्ले आउट होती हुई नजर आ रही है, किस तरह के बाइंग ट्रेंड्स आपने यहाँ पर असेस किए हैं पिछले 2-3 दिनों में इंडियन मार्केट्स में? अब देखिए, एक्चुअली मैं कहूंगा इंडियन मार्केट्स में भी हमें एक स्ट्रांग रिएक्शन शायद देखने को मिलेगा, क्योंकि गोल्ड प्राइसेस अब फिलहाल वापस से 5400 5800 की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मैं कहूंगा इंडियन मार्केट में भी एक बाइंग आएगा, और इसीलिए जैसे मैंने पहले भी कहा कि इंडियन मार्केट में हमने $80 डिस्काउंट एक्चुअली पिछले हफ्ते देखा था। आज सुबह जितना मेरी लोगों से बात हुई सुनने में आ रहा है कि $30 अब डिस्काउंट हो गया। तो इंडिया मार्केट में भी ये एक चेंज आ रहा है। और दूसरा, जो इंपोर्ट्स आया था जनवरी में, काफी स्ट्रांग इंपोर्ट्स आया था, मैं कहूंगा अब ये सारा मार्केट्स में शायद एब्जॉर्ब होते दिखाई देगा। फेयर पॉइंट दैट। चिराग, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। आई गेट योर सेंस कि यहाँ से प्राइसेस के ऊपर एक सेंस देना काफ़ी मुश्किल रहेगा, लेकिन जिस तरह से मार्केट असेसमेंट यहाँ पर चिराग बता रहे थे, अच्छे खासे प्रीमियम्स यहाँ पर मिडल ईस्ट में काम करते हुए नजर आए हैं। सोने में एक फ्लाइट टू सेफ्टी बनती हुई भी दिखी है, तो इसका एक सपोर्ट यहाँ पर प्राइसेस में देखने को मिल सकता है। हमारे साथ एंजल वन के प्रथमेश माल्या भी हैं। प्रथमेश, आपकी क्या सेंस है? गोल्ड में क्या करने की राय देंगे? आपके प्राइस टारगेट्स क्या हैं? आई थिंक रिस्क प्रीमियम क्लियरली बढ़ा हुआ है, तो इन सिचुएशन में सेल की तो सलाह जरा भी नहीं रहेगी। यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर दोनों ही काउंटर में बाय का ही मोमेंटम क्रिएट हुआ है। ऊपर वाला भाव 1,69,000, वाला भाव 1,65,000 इस रेंज पे आपको दिखेगा। और सिल्वर को अगर बात करें तो और अराउंड 3 लाख के करीब ऊपर वाला भाव, और नीचे वाला भाव 2,87,000 85,000 ये रेंज पे आपको गोल्ड सिल्वर प्ले होते हुए दिखेगा। तो यस, वोलेटिलिटी है, स्टॉप लॉसेस लगाए, अदरवाइज इस काउंटर में ट्रेडिंग न करे। और पोजीशन को कैरी को फॉरवर्ड करने से पहले इंडियन मार्केट में थोड़ा सा छुट्टी वाला माहौल है, तो आपको फिर अगर गैप अप गैप डाउन होगा भी तो भी आपको फिर आपके जो पोजीशन थे वो काटने नहीं मिलेंगे। तो अकॉर्डिंगली कैरी फॉरवर्ड को समझ कर। एक सेंस अगर यहाँ पर ली जाए मीडियम टर्म के लिहाज से भी, जिस तरह से लोग यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं, आपको क्या लगता है गोल्ड और सिल्वर दोनों ही प्राइसेस फिर कहाँ जा रहे हैं? नए हाइज बनते हुए दिखते हैं आप? आई थिंक जब तक एस्केलेशन कंसिस्टेंटली आपको न्यूज फ्लो आता रहेगा, वैसे वैसे आपको गैप अप वाला सिचुएशन नेक्स्ट पॉसिबल हफ्ते भर में पैन आउट होते दिखेगा। तो यस, जैसे चिराग ने कहा कि प्राइस सिचुएशन जो है वो डिफाइन करना एट दिस पॉइंट इन टाइम मुश्किल है, बिकॉज जब तक ये इवेंट चालू है, और इवेंट रिस्क डेफिनेटली है सारे कमोडिटीज में, तो इवेंट को पैन आउट होने के बाद ही यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन का हो सकता है। बट फिलहाल के लिए रिस्क प्रीमियम बढ़ा हुआ है, गोल्ड सिल्वर दोनों ही काउंटर में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। क्रूड ऑयल प्राइसेस पर प्रथमेश आपकी क्या सेंस है? क्योंकि बाजार खुलते ही हमने एक 13% की तेजी वहां पर आते हुए देखी, उसके बाद प्राइसेस थोड़े से ईज ऑफ जरूर हुए, लेकिन करंट लेवल्स पे अब यहां पर क्या करने को कहेंगे आप? क्रूड की बात कर रहे हैं आप, राइट? जी जी। क्रूड में वोलेटिलिटी है 12% आज गैप अप हुआ है, बट फिर भी जो इस काउंटर में प्ले करना चाहते हैं वो स्टिक स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कीजिए। 6430 के करीब मार्च कॉन्ट्रैक्ट इसको बाय कीजिए, 6300 का स्टॉप रखिए, और ऊपर में 6900 तक के टारगेट रखिए। वोलेटिलिटी में आपको ये टारगेट जो है इजीली पॉसिबल अच्छे होते दिखते हैं।
प्रथमेश, साथ ही साथ यहाँ पर अगर बाकी कमोडिटीज की बात की जाए, क्योंकि एक फियर ऑफ वाइडर इन्फ्लेशन अब यहाँ पर बनने लगा है, कुछ सपोर्ट टेंजिबल कमोडिटीज यानी कि मेटल्स में भी आता हुआ नजर आया, क्या वो भी एक रिस्क प्रीमियम प्ले के तौर पर देखना चाहिए फिलहाल? आई थिंक कॉपर थोड़ा सुस्त है डिस्पाइट द इवेंट यहाँ पे, बट मेरे ख्याल से ये और इवेंट अगर मैग्नीफाई हो जाता है तो कॉपर में भी वही मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए कॉपर का रेंज नीचे वाला 1200 एमसीएक्स की बात कर रहा हूँ, और ऊपर वाला रेंज 1240, इस पर्टिकुलर रेंज पे प्ले आउट करते रहेगा। फिलहाल ये बीच में है, 1220 1218 के करीब है, इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। मेरे ख्याल से कॉपर में नए टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं आने वाली रीडिंग से। ऑलराइट, तो तेजी यहाँ पर अक्रॉस कमोडिटीज में जब बन सकती है, जैसे प्रथमेश हमें कह रहे हैं कि बिकवाली करके यहाँ पर बिल्कुल काम नहीं करना चाहिए, खरीदारी में ही आप यहाँ पर रहें, सेफ हेवन है, टेंजिबल कमोडिटीज में खरीदारी है और तेजी यहाँ पर आगे आके देखने को भी मिल सकती है। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, लौटेंगे तो यहाँ पर कुछ और कमोडिटीज की बात करेंगे जहाँ पर भी रिस्क प्रीमियम और जिस तरह से ईरान के ऊपर हमला है और जिस तरह के इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स इंडिया यहाँ से करता है, वहाँ पर किस तरह के इम्पैक्ट्स हैं, बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका। अपने साथ अब ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सतीश गोयल जी को जोड़ेंगे। सतीश जी नमस्कार। और भारत के पास अच्छा खासा चावल है, एक्सपोर्ट नंबर्स यहाँ पर अब अच्छे लगने लगे थे, लेकिन ईरान के साथ जो दिक्कतें हैं और ओवरऑल गल्फ के साथ जो दिक्कतें हैं, किस तरह के नंबर्स हैं, क्या असेसमेंट है और किस तरह का हिट यहाँ पर आ सकता है? मैम, लास्ट ईयर हमने 6 मिलियन टन बासमती चावल का एक्सपोर्ट किया था इंडिया से, और जिसमें से हमने तकरीबन 4 मिलियन टन चावल जो है वो गल्फ कंट्रीज को एक्सपोर्ट किया था। तकरीबन 1 मिलियन टन उसमें से ईरान में था, और मोर देन 4 मिलियन टन हमारा गल्फ कंट्री हमारे लिए, पूरी गल्फ कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस बात 31 जनवरी तक के आंकड़े मैं आपको बताऊं तो पिछली बार 31 जनवरी तक हमने 48,40,000 टन चावल एक्सपोर्ट किया था, और इस बार 31 जनवरी तक हम 53,80,000 मैट्रिक टन बासमती चावल एक्सपोर्ट कर चुके हैं, जो कि हमारा टारगेट इस बार 6.5 मिलियन टन, 6.5 लाख मिलियन टन एक्सपोर्ट करने का था। 6.5 मिलियन टन एक्सपोर्ट करने का टारगेट था हमारा, जिसको हम अचीव करने के और बिल्कुल तैयार थे। हमारा उसी गति से काम चल रहा था। तो ये जो संकट आया पहले ईरान से स्टार्ट हो गया, अब ये पूरे गल्फ के अंदर युद्ध के बादल छा गए हैं, जिससे हमारा एक्सपोर्ट पूरी तरह से अब पिछले 3 दिनों से बंद है। जो माल इंडिया पोर्ट में था वो इंडिया पोर्ट के ऊपर स्टक हो गया, जो हमारा वेयर हाउस में था वेयर हाउस के अंदर स्टक हो गया, जो कस्टम के अंदर है वो कस्टम के। कुछ माल हमारा जो ट्रांजिट में है वो जहां वेसल है वहीं के वहीं रुक गए। काफी सारा माल हमारा बंदराबास पोर्ट के नजदीक है, वो वेसल समुद्र के अंदर खड़े हैं। सतीश जी, यहाँ पर पेमेंट्स को लेकर अब किस तरह की स्थिति है? मैम, पेमेंट अभी तक तो ईरान में किसी से कोई बातचीत नहीं हो रही, इंटरनेट बंद है। इस स्थिति में किसी से पेमेंट मांगना तो बहुत दूर की बात, अगर उससे हालचाल पूछा जाए तो वही बहुत बड़ी बात है। एब्सोल्युटली। सतीश जी, मुझे याद है लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई थी तो यूएस को लेकर यहाँ पर कुछ चिंताएं थी, वो खुलती हुई नजर आई, तो अब गल्फ को लेकर यहाँ पर चिंताएं हैं। वेट एंड वॉच वाली स्थिति है, क्या करने की कोशिश है, किस तरह की बात यहाँ पर? वेट एंड वॉच की स्थिति है मैम। कल हम जा रहे हैं चेयरमैन अपेडा के पास, 12 बजे उनसे हमारी एसोसिएशन के सारे मेंबर्स मिल रहे हैं। हमने आज भी फोन भी के लिए उनसे चर्चा की। 3 बजे आज हमारी मीटिंग लव अग्रवाल जी जो जनरल डीजीएफटी के डायरेक्टर जनरल हैं, उनसे हमारी मीटिंग हुई। उन्होंने हमारे को पूरा आश्वासन दिया कि शिपिंग लाइन किसी प्रकार का आपके ऊपर रेट इंक्रीज नहीं करे। हमने उनको सब चीजें लिखित में दी हैं, तो उन्होंने पूरा आश्वासन हमारे को दिया है कि सरकार पूर्ण से आप लोगों के साथ है। कितने समय तक आपको लगता है कि इंडस्ट्री इसको होल्ड कर पाएगी, वेट एंड वॉच वाली स्थिति में रह पाएगी? क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट ने कहा है कि 4-5 हफ्ते ये चल सकता है। देखो, अगर ये 1 हफ्ते के अंदर रिजोल्व हो जाता है तो हमें इतना ज्यादा लॉसेस का सामना नहीं करना पड़े। अगर उससे ज्यादा ये लंबा चलता है तो आपको भी पता है कि ये रमजान का महीना है, और रमजान के महीने के लिए ऑर्डर जो है ना कई महीने पहले हमारे पास आ जाते हैं, जिनको हमें टाइमली फुलफिल करना होता है। वो सारे ऑर्डर अगर हमारे टाइमली फुलफिल नहीं हुए तो कल को बस
यही स्थिति ऑफ कोर्स हमने काफी सारी कमोडिटीज में भी बनते हुए देखी है। कच्चे तेल का भी यही हाल है कि अगर एक हफ्ते में यहाँ पर वॉर खत्म हो जाती है, कोई रेजोल्यूशन आता है, डिप्लोमेटिक कॉन्वर्सेशन फिर शुरू हो जाएगी, तो शायद दिक्कतें कम हैं। लेकिन जितना ये लंबा चलता जाएगा उतना हम यहाँ पर कंसर्न बाकी चीजों में भी आता हुआ देखेंगे। हमारे साथ नट्स एंड ड्राई फ्रूट काउंसिल के फाउंडिंग मेंबर रविंद्र मेहता भी हैं। रविंद्र जी नमस्कार। ड्राई फ्रूट्स के लिए भी वही चिंता रही है, पहले कंसर्न्स यहाँ पर बाकी कंट्रीज से थी, अब ईरान और गल्फ यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट एज अ मार्केट है। किस तरह से आप देखते हैं यहाँ पर इस सेक्टर के लिए चिंताएं आती हुई? थैंक यू मनीषा जी फॉर हैविंग मी। देखिए, हमारे लिए ये तो ट्रिपल वैमी है, क्योंकि जो हमारी मेन कंट्रीज हैं जिनसे हम इंपोर्ट करते हैं उसमें अफगानिस्तान, ईरान और दुबई तीनों ऐसी कंट्रीज हैं जिनसे हमारा करीब करीब $2.25 बिलियन से ऊपर का इंपोर्ट होता है इंडिया के अंदर। और अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि मई महीने के अंदर जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ उसकी वजह से हमें जो अफगानिस्तान की शिपमेंट्स थी वो वाया ईरान रूट करनी पड़ी। और ईरान रूट करने की वजह से वो दुबई और ईरान दोनों जगह से शिपमेंट्स आ रही थी, लेकिन वो भी अब इस चक्कर में फंस गई हैं जो ईरान के ऊपर हमला हुआ है यूएस और इजराइल ने। और ये अगर चलता रहा लॉन्ग टर्म तक तो हमारी करीब करीब $2.25 बिलियन का जो हमारा व्यापार है वो ठप पड़ जाएगा। फॉर्चुनेटली हमारे पास अगले 2 महीने जो हैं वो गर्मी के हैं और डिमांड कम रहती है, लेकिन जितनी भी शिपमेंट्स रास्ते के अंदर थी वो सब अटक जाएंगी। और क्योंकि ये पेरिशेबल कमोडिटीज रहती हैं तो गर्मी की वजह से क्वालिटी का नुकसान काफी होना लाजमी है इसके अंदर। ईरान से अगर आप देखेंगे तो हमारे पास खजूर आता है, वन ऑफ द मेजर कमोडिटीज पिस्ते के अलावा। और ये रमजान के महीने के अंदर खजूर की जितनी इंपॉर्टेंस है वो तो जग जाहिर है। और अगर खजूर हमारे पास टाइम से नहीं आया तो ये तकलीफ का विषय बन सकता है हमारे रमजान रखने वाले भाइयों के लिए। रविंद्र जी, अगर पिछले साल से कंपेयर किया जाए तो कितने हाई प्राइसेस फिलहाल यहाँ पर हैं ड्राई फ्रूट्स के? डेट्स पिस्ता का ही अगर ले लें, जिस दिन ये युद्ध हुआ था, जिस दिन ये युद्ध शुरू हुआ उसी दिन 5 से 8% रेट बढ़ गए थे, तुरंत ही बढ़ गए मार्केट के अंदर। पिस्ता जो खासकर आप 1900 रुपए 1910-20 रुपए किलो बिक रहा था वो 2050 से 2100 रुपए किलो हो गया है। और उसका सीजन अभी रहता है क्योंकि आइसक्रीम के सीजन के अंदर ईरान का पिस्ता की जरूरत रहती है। उधर अंजीरों का भी यही हाल है। हमने 31-12 तारीख तक 32,000 टन अंजीर हम इंपोर्ट कर चुके थे, लेकिन अच्छी अंजीरें जो कि कंज्यूमर टेबल स्नैक हैं उसके अंदर ऑलरेडी 50 से 100 रुपए किलो का इजाफा हो चुका है पिछले 3 दिनों के अंदर। और यही हाल सेफ्रन के अंदर है और खजूर के अंदर 20 से 50 रुपए किलो का इजाफा हो चुका है, क्योंकि अगर हम नीचे से ऊपर तक की क्वालिटीज को देखते हैं तो उसके अंदर ये प्रॉब्लम रहेगी। क्वांटिटी वाइज करीब करीब 2 से 2.5 लाख टन टोटल इंपोर्ट होता है हर डिफरेंट कमोडिटीज का, ईरान, अफगानिस्तान और दुबई से। और अनफॉर्चुनेटली प्राइसेस के अलावा प्रॉब्लम है शिपिंग की। और शिपिंग से जो प्रॉब्लम आएंगी, अराइज होंगी, वो हमें क्वालिटी का एस्पेक्ट खराब करेंगे। एज इट इज ऑलरेडी वॉर की वजह से जो करेंसी आप देख रहे हैं INR आज 51, 40, 91, 40, 45 से ऊपर व्यापार हो गया, तो हमारी लैंडेड कॉस्ट के ऊपर काफी फर्क पड़ गया है। और रमजान के महीने के दौरान में अभी शादियां भी खत्म हुई हैं, रमजान के महीने के दौरान में खजूर और कितने सारे ऐसे ड्राई फ्रूट हैं जिनकी कंजम्पशन करके हम लोग रोजे तोड़ते हैं। और अभी आने वाले टाइम के अंदर हमारा नवरात्रे शुरू हो जाएंगे और नवरात्रों के बाद फिर शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा, जिसके अंदर ड्राई फ्रूट ही एक ऐसी कमोडिटी थी जो स्वीट्स को बाईपास कर रही थी। और अगर इनके प्राइस कर रहे तो डिमांड डिस्ट्रक्शन होने के काफी चांसेस हैं। एब्सोल्युटली रविंद्र जी, बहुत डिटेल में आपने हमें वो समझाया है कि किस तरह से यहाँ पर चिंताएं हो सकती हैं। तो 5 से 8% की तेजी यहाँ पर ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है और स्ट्रॉन्ग डिमांड पीरियड भी है। एक्चुअली पूरा साल देखें तो अब ड्राई फ्रूट्स के लिए स्ट्रॉन्ग डिमांड पीरियड बनता हुआ नजर आ रहा है, तो क्लियरली एक इम्पैक्ट यहाँ पर भी बाजारों में। बहुत शुक्रिया रविंद्र जी आपका भी यहाँ पर आज साथ देने के लिए। सतीश जी, आपका भी इजाजत लेने का समय है, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।